यहाँ की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। नहीं, ये ताली बजाने के लिए मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि ये जो सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमनी, जिसके अक़राज़ व मक़ासिद, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं बार बार, 30 साल पहले बनाई गई थी। उस वक्त जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, बल्कि बाबरी मस्जिद को नहीं, इस मुल्क के संविधान को गिराया गया था। इस मुल्क का जो ताना बाना है उसे गिराया गया था, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसे गिराया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ बुज़ुर्गों ने कोशिश की, उसमें हमने भी चलने की कोशिश की, लेकिन उतना हम नहीं कर पाए, यानी सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमनी के ज़रिए से जितना कुछ किया जाना चाहिए था। बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आज सवाल ये है, और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये मुल्क बचेगा या ख़त्म होगा। क्या ये मुल्क उसी तरह से चलेगा जैसे पिछले 1000 वर्षों से चलता आया है, या उस रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब आनंदवर्धन जी हमें अपने आप को देना है। कोई एक इंडिविजुअल, जो आपने कहा ना, किसकी चूड़ी कसी जा रही है, किसकी नहीं कसी जा रही है, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं यहाँ ये कहता चलूँ, मुझे ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि सेकुलरिज़म इस मुल्क के सिर्फ मुसलमान या माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये उन सब लोगों की ज़रूरत है जो इस हिंदुस्तान को सरसब्ज़ देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, और एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जिसकी दुनिया भर में मिसाल कायम हो। सवाल आज ये भी है कि क्या ये ओवरनाइट हो गया, एक दिन में हो गया? नहीं। पिछले 8 बरस में हो गया? नहीं। जिन लोगों को इस मुल्क को, जो आज जिस रास्ते पर चल रहा है, चलाना था, उसका काम 100 बरस पहले शुरू हुआ था, जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। और सब जानते हैं कि उसका इस मुल्क की आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि अंग्रेज़ों की मदद करने का काम किया उन लोगों ने, मुखबिरी की, जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी की हत्या की आज़ाद हिंदुस्तान में। लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपना काम करते रहे, और कहीं ना कहीं इस मुल्क की एक बड़ी तादाद का समर्थन उन्हें मिलता रहा। उसे आप कभी 30% कह लीजिए, कभी 35% कह लीजिए, कभी 40% कह लीजिए, और अब वो 50% या उसके आसपास पहुंच रहा है। तो क्या ये एक दिन में हो गया? नहीं। और अब आनंदवर्धन जी हमारे बड़े मेहरबान हैं, दोस्त हैं, उससे कह रहे थे आपने बोलना बंद कर दिया है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बोलना बंद कर दिया है, लेकिन, और इन्होंने अभी एक डिस्क्लेमर भी दे दिया कि हम आपस की बात ना करें, एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी ना करें। तो भाई फिर किससे करें अपनी शिकायत, कहाँ जाएं? एक तरफ वो लोग हैं जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा इस मुल्क के संविधान में यकीन नहीं है, हमारा इस मुल्क के संसद में यकीन नहीं है, इस मुल्क की जुडिशरी में यकीन नहीं है, इस मुल्क की मीडिया में यकीन नहीं है, सिविल सोसाइटी जो कहती है उसमें यकीन नहीं है, और हम सिर्फ ऐसा हिंदुस्तान चलाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात की जाएगी, बाकी सारे लोग दूसरे नंबर के शहरी बन कर के रह जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आज मैं इस मुल्क में अपने आप को नंबर 1 का शहरी नहीं कह पाता हूँ। जब से NRC और CAA का मामला चला, कह दिया गया कि तुम लोग इस मुल्क में नंबर 1 के शहरी होकर के नहीं रह सकते, चुपचाप पड़े रहो सर झुकाए हुए, और बस इसी की दुआ मांगते रहो कि तुम्हारी जान बची रहे, ये भी हमारा तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। तो साथियों, ये तो फिर इस मुल्क की आवाम को तय करना है। आप जानते हैं कि नफ़रत, मजहबी नफ़रत की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया,
पाकिस्तान के लिए जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, 1940 में रेजोल्यूशन पास करती है पाकिस्तान बनने का, और 6 साल में पाकिस्तान एक रियलिटी होता है। उस वक्त वो मुसलमानों के बीच क्या नारा लगाती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आ, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं वो मुसलमान नहीं। और जो नज़रिए के ख़िलाफ़ बोल रहे थे मौलाना आज़ाद जैसे लोग, उनके ऊपर थूका जाता था, उनके चेहरे पर ग़िलाज़त डाली जाती थी और उन्हें कांग्रेस का एजेंट, शो बॉय और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। 1946 में चट्टान मैगज़ीन, एक मशहूर मैगज़ीन थी लाहौर की, उसका एडिटर था सोरिश काश्मीरी। उसने मौलाना आज़ाद का इंटरव्यू किया कांग्रेस के प्रेसिडेंट से कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मौलाना ने कहा कि अगर पाकिस्तान का बनना इस सब कॉन्टिनेंट, इस बड़े सग़ीर के मुसलमानों के हक़ में होता तो मैं पहला इंसान होता जो इसकी हिमायत करता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो मजहबी जुनून इस वक्त मुसलमानों के सर पर चढ़कर नाच रहा है, उसका नशा जब उतरेगा तो ये एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। और ये कोई कुदरती अमल नहीं है कि हम इस मुल्क में नहीं रह सकते इसलिए एक अलग मुल्क बना करके बाहर हो जाए। ऐसा मालूम होता है कि मौलाना पेशीनगोई कर रहे थे बांग्लादेश के बनने की, पाकिस्तान के टूटने की और उस नफ़रत की जिस पर वो मुल्क बनाया गया था। दोस्तों 25 बरस नहीं लगे, मौलाना की वो बात सही साबित हुई। बांग्लादेश बन गया, जो एक मज़हब, एक किताब, एक अल्लाह के नाम पे बना था, एक कलमे के नाम पे बना था, उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल अमल था। दुनिया में 2 ही नाजायज़ मुल्क हैं जो मजहबी नफ़रत की बुनियाद पर बनाए गए, एक पाकिस्तान, दूसरा इज़राइल, और दोनों पॉलिटिकल रीज़न से बनाए गए जिनकी ना हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी है और नफ़रत के नाम पे बनाए गए। नतीजा आपके सामने है। आप इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, मुबारक हो, लेकिन ये मुल्क एक रह पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट की लड़ाई लड़ी गई 1857 से लेकर के 1947 तक, 90 साल का वो अरसा, उसका पहला सेनापति बहादुर शाह ज़फ़र था जिसकी क़यादत में वो नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था, और उसका आखिरी सेनापति महात्मा गांधी था जिसको गोली मार दी गई। ये लोग जो आज इस वक्त हुकूमत में हैं या इस नज़रिए के हैं जो हुकूमत चला रही है या उसके पीछे सियासी जमात है, जो आइडियोलॉजी है, उसका ना बहादुर शाह ज़फ़र में यकीन था, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, न महात्मा गांधी में, न अम्बेडकर में, न भगत सिंह में, न विवेकानंद में। और ये जितने सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, इनमें से सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने कुछ देर के लिए अपना नेता माना, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, क्योंकि उनके ज़रिए से सत्ता में पहुंचने में उनको आसानी हुई थी। और आज जो वो बैठे हुए हैं उसमें, माफ़ करेंगे मुझे, कि काफ़ी हद तक उसको सीढ़ी बना करके वहाँ तक ये लोग पहुँचे। तो इसलिए चूँकि 5 मिनट का वक्त है आनंद भाई, और मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो रात को जा कर के सोने से पहले अगर 5 मिनट इस मामले पर चिंतन मनन कर सकें कि हम इस मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे हैं, मतलब हम, आपसे मुराद आप लोग नहीं है, ये पूरा मुल्क है। इस मुल्क ने को अगर इस बात में खुशी होती है कि गम नहीं है मुझे अपने मिटने का, मुंतज़िर हूँ मैं उसके पिटने का, मुसलमान पिट रहा है तो क्या, पिटना तो चाहिए, अगर महंगाई है तो क्या, अगर इस मुल्क में लोग लूट के खा जाएं तो क्या। हमें तो ये मज़ा आ रहा है 800 बरस का हिसाब नरेंद्र मोदी मुसलमानों से चुकता कर रहा है, उसे सज़ा दे रहा है, तो क्या हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत कर सकते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो अपोजिशन है, जिसे इसे हेड ऑन लेना चाहिए था, आज खड़ा होना चाहिए था, वो बिलों में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को सपोर्ट करते हैं जो नरेंद्र मोदी ने चलाया। धारा 370 कश्मीर में ख़त्म हो गई, इस देश में चेंटी नहीं मरी, एक आदमी सड़क पर नहीं आया जिसने कहा कि ये धारा तो कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए बनाई गई थी, संविधान में इसका प्रावधान किया गया था, आप कैसे से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन नहीं, चूँकि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं, कश्मीर की ज्योग्राफी हमें चाहिए, कश्मीर के लोग हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसका विरोध नहीं किया।
सिविल कोड आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लाइए, बहुत जल्दी लाइए, मैं उसका समर्थन करूँगा। लेकिन क्या उसके चलते अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को जो इनकम टैक्स में फ़ायदा मिलता है उसे ख़त्म करोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन ये तुमने तलवार मुसलमानों के ऊपर लाद दी है, ईसाइयों के ऊपर लाद दी है, सिखों के ऊपर लाद दी है कि ये पर्सनल लॉ तो ये लोग चलाते हैं, ये अपनी शादी ब्याह करना है इनको इस तरह इस कानून के तहत में, इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। लेकिन एजेंडा सिर्फ वही है जो 100 साल पहले था। अगले साल जिसकी सेंटेनरी मनाई जाएगी शान व शौकत के साथ, और शायद इस मुल्क में दोबारा वो लोग पावर में आ जाएं तो मुझे हैरत नहीं होगी। क्योंकि अभी हमने साल भर पहले उत्तर प्रदेश में देखा जब गंगा लाशों से पट गई थी कोविड के दौरान, और 5 साल तक कोई ऐसा कारनामा योगी सरकार का नज़र नहीं आता जिस पे उसे वोट दिया जा सके। फिर क्यों सूबे के उत्तर प्रदेश के लोगों में भारी बहुमत के साथ उस व्यक्ति को, उस सरकार को, उस पार्टी को चुन लिया दोबारा से? अगर वो ख़राब था, अगर उसने कुछ नहीं किया था तो लोकतंत्र का तो तकाज़ा ये है कि उसे हराया जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने मुसलमानों को ठीक कर दिया। इसलिए हम इस बात पे खुश हैं। कितने दिन खुश रह लेंगे? सवाल मुसलमान का नहीं, सवाल ये है कि आपकी जो ये 5,000 साला सभ्यता और संस्कृति है, क्या इसका वजूद कायम रह पाएगा या नहीं? मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करूँगा इस सवाल के साथ, और मुबारकबाद भाई आनंद कुमार साहब और तमाम साथियों को जो सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमनी में जान डालने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा की, बहुत सारे लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। आज ये तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी, भाईचारे की बात करनी पड़ेगी, प्यार की बात करनी पड़ेगी, तब तो मुल्क बचेगा। वरना इन हालात में जिस रास्ते पर ये मुल्क चल चुका है, मुझे फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। बहुत बहुत शुक्रिया।